कॉकरोच जनता पार्टी, इन कॉकरोचेस ने बहुत परेशानी भी उठा दी है और बहुत खलबली भी मचा दी है। खलबलियों का कारण क्या है? ये कह सकते हैं कि ये डिजिटल थर्मामीटर है जिससे इस देश के नौजवानों के अंदर का जो ताप है उसको आप महसूस कर सकते हैं। थोड़ा हल्के में लेना नहीं होगा, हो सकता है पॉलिटिकल एम्बिशंस हो ना। पेज क्रिएट करना और आंदोलन क्रिएट करने में बड़ा फर्क होता है। 5 पॉइंटर्स हैं, वो लुभावने लग रहे हैं, लोग उससे आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि ये लोग जो करोड़ों की तादाद में गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं, क्या इस सड़क पे आएंगे इसके लिए? ये देखने की बात है। कंट्रोल कोई है नहीं, कोई चेहरा है नहीं, उस तरह का कोई स्ट्रक्चर है नहीं, तो क्या नेपाल जैसी, श्रीलंका जैसी स्थिति या उस तरह की हिंसा ये दिख सकती है? विपक्ष जितनी बातें कह रहा है वही बातें कॉकरोच जनता पार्टी भी कर रही है। लोग विपक्ष के साथ ना जुड़ के, मतलब कम से कम सोशल मीडिया स्पेस में ही इधर कैसे जुड़ जाते हैं? राजनीतिक दलों के साथ जुड़ना बड़ी कीमत देता है, मतलब देना पड़ता है। वहां तो आपका घर टूट जाएगा जो स्थिति है। सैक प्रधान हैशटैग राहुल गांधी भी यूज कर रहे हैं, चला रही है कांग्रेस। उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी उसका पिटीशन डाल रही है, तो विपक्ष का एक्सटेंशन होता हुआ तो। नमस्कार दोस्तों, इंस्टाग्राम पे भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? आप सोचेंगे कि ऑप्शन में होना चाहिए बीजेपी या कांग्रेस या सपा या राजद या टीएमसी, लेकिन जी नहीं, ऑप्शन में एक और नाम है, कॉकरोच जनता पार्टी। और इंस्टाग्राम पे सबसे बड़ी पार्टी जो है भारत की, वो कॉकरोच जनता पार्टी है। नाम बड़ा दिलचस्प है। इन कॉकरोचेस ने बहुत परेशानी भी उठा दी है और बहुत खलबली भी मचा दी है। खलबली सत्ता पक्ष के लोगों के अंदर भी है, उनके समर्थकों के अंदर भी है, आईटी ट्रोल्स के अंदर भी है, और खलबली पूरे मीडिया के इकोसिस्टम में है। खलबली धर्मेंद्र प्रधान के अंदर भी होगा। खलबली उन तमाम लोगों के सीनों में भी दिख रही है जो फिलहाल भाजपा का समर्थन नहीं करते हैं, भाजपा के विरोध में दिखते हैं। खलबलियों का कारण क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के द्वारा उपजाया गया है ये कॉकरोच जनता पार्टी। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये विदेशी साजिश है, सिक्योरिटी थ्रेट भारतीय सरकार इन्हें कह रही है। तो ये हैं क्या? असल में उभरे कैसे, उभरे क्यों? इतने सारे लोग, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, जब मैं ये बात बोल रहा हूं, तब 21.8 मिलियन फॉलोअर्स इनके इंस्टाग्राम पर हो गए हैं। ट्विटर पे जो इनका अकाउंट था उसे ब्लॉक कर दिया गया, सिक्योरिटी थ्रेट इन्हें बताया जा चुका है। तो इतने सारे लोग भारी संख्या में कॉकरोच क्यों बन जाना चाहते हैं? इसके पीछे की कहानी क्या है? ए और बी, आपने ये सब कुछ तो सुन लिया होगा, लेकिन हम सी की तलाश में हैं, एक तीसरे नजरिए की तलाश में। इसीलिए थर्ड आई में इसी मुद्दे पर करेंगे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, और कभी सोचा भी नहीं था, मैंने तो कभी नहीं सोचा था, मुझे नहीं लगता कि आपने भी सोचा होगा, किसी ने सोचा होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी जैसी कोई पॉलिटिकल पार्टी भी इस देश में देखने को मिलेगी। क्यों मिली, कैसे मिली? नीरज जी, सबसे पहली बात तो अभी ये कोई पार्टी नहीं है। हमें ये मानना नहीं चाहिए कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। ये दरअसल नौजवानों का जो आक्रोश है, जो पल रहा है अंदर, खदबदा रहा है, और उसको जाहिर करने के हर जरिए पर सरकार ने ताला लगा दिया है। पहले क्या होता था, लोगों के आक्रोश को मीडिया स्वर देता था, देख के लग जाता था कि लोगों में बड़ा असंतोष है, नौजवान रोजगार के लिए परेशान है, महंगाई बढ़ रही है, वगैरह वगैरह। पर हमारा जो मौजूदा मीडिया है उसने एक ऐसी तस्वीर बनाई है कि भारत में अद्भुत अमृतकाल चल रहा है, भारत में एक ऐसी सरकार है जो भूतो न भविष्यति, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और उधर नीट का पर्चा लीक हो जाता है। नौजवान रात दिन मेहनत करते हैं और पता चलता है पर्चा लीक हो जाता है। एक बार नहीं, लगभग हर दूसरे साल पकड़ा जाता है, और इसका मतलब लगभग हर साल वो लीक हो रहा है। इसके पहले चुनाव के जरिए जो इस देश में एक आश्वासन था इस देश की जनता को कि अगर आपको तकलीफ होगी तो आप सरकार बदल सकते हैं, एक ऐसी व्यवस्था बनी है जिसमें सरकार ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सहयोग से ऐसी स्थिति बना दी है कि अपने विरोधियों का वोट वो कटवा देती है, उन्हें पढ़ने नहीं देती है। और पश्चिम बंगाल का जो अभी रिजल्ट आया है वो एक तरह से एक सरकार की लूट का एक उदाहरण है। तो जब लोकतंत्र में लोगों को अपने गुस्से को जाहिर करने का कोई
मौका नहीं मिलता है तो दरअसल स्थिति तानाशाही वाली हो जाती है। और जब तानाशाही वाली स्थिति हो जाती है तो ये तमाम अध्ययन है, तमाम रिसर्च हैं जो बताते हैं कि फिर आदमी मजाक उड़ाने लगता है। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे, लोग रोते रोते चिल्लाने लगे, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल मुरझाने लगे। ये जो दुष्यंत कुमार की लाइनें हैं कि मतलब आपके पास कोई रास्ता नहीं होता तो आप फिर चिल्लाने लगते हैं, हंसने लगते हैं, बौरा जाते हैं। दुनिया के तमाम देशों में जहां तानाशाही है वहां व्यंग और मजाक सबसे बेहतरीन होता है। आप अपने बगल में पाकिस्तान में देख लीजिए, वहां पर लंबे समय से स्टैंड अप कॉमेडियंस ने किस तरह से अपने सिस्टम का मजाक उड़ाया, किस तरह से वहां के तानाशाही का, सैन्य शासन का मजाक उड़ाया अपने नाटकों के स्किट्स के माध्यम से, व्यंग के जरिए। तो व्यंग कमजोर आदमी का हथियार है, वेपन ऑफ द वीकर सेक्शन, क्योंकि आप लड़ नहीं सकते, कोई जरिया ही नहीं लड़ने का, तो फिर आप मजाक बनाने लगते हैं। और ऐसे में जब ये सब चल रहा है, खासतौर पर नीट के उस पेपर लीक के बाद जितना असंतोष मध्य वर्ग में दिखा खासतौर पर, उसके बाद हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि सिस्टम पर जो लोग हमला कर रहे हैं ये बेरोजगार हैं और ये तिलचट्टे हैं, कॉकरोच कह दिया उन्होंने। हालांकि बाद में वो सफाई दे रहे हैं, जो मेरे हिसाब से उसका कोई मतलब नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि साहब हमने तो फेक डिग्री वालों को कहा था या जो पढ़े, लेकिन भाई इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि जिन्हें डिग्री नहीं है जिनके पास, उनको भी हक है कि वो लोकतंत्र में हस्तक्षेप करें, अपनी आवाज उठाएं और डिग्निफाइड रहें, डिग्निटी है उनकी। भाई अगर इस देश में 70 करोड़ लोग डिग्री के विहीन हैं, गरीब हैं, तो क्या लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने का, सवाल उठाने का उनका हक नहीं है? अगर सीजीआई साहब की सफाई को हम देखें तो और गंभीर बात है। ये देश जब आजाद हुआ तो संविधान सभा में बहस हुई कि भाई वोटिंग राइट तो उन्हें होना चाहिए जिनके पास समझ हो, डिग्री हो, कम से कम बीए हो, स्नातक। नेहरू जी खड़े हुए, नेहरू जी ने कहा कि इस देश की आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है इस देश के, जिन्हें हम अनपढ़ कहते हैं, गरीब लोग कहते हैं, और जब आज़ादी का फल मिल रहा है तो हम इससे उन्हें वंचित नहीं कर सकते। नेहरू जी ने भी कहा था पैरासाइट, किसको कहा था? जमींदारों को कहा था, जो तमाम बड़े बड़े राजे महाराजे थे जो इस जमीन पर काबिज थे इस देश के, उनको पैरासाइट कहा था। आज इस देश के सीजीआई उन्हें, नौजवानों को जो बेरोजगारी से परेशान है, उन्हें कॉकरोच कह रहे हैं। तो फिर ऐसे में एक विदेश में बैठा एक लड़का जिसके पास कम्युनिकेशन की स्किल है, उसने एक पेज बना दिया। पेज बनाना या वो व्यक्ति या वो लड़का, उसका आम आदमी पार्टी से कभी जुड़ाव था, ये महत्वपूर्ण मेरी निगाह में नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि अगर 4 दिन के अंदर करोड़ों लोग, जिसमें ये अब इस झूठ का पर्दाफाश हो गया है कि वो पाकिस्तानी हैं और विदेशी हैं, उसमें 97% इसी देश के लोग, उन लोगों ने खुद ही पूरा जो स्क्रीनशॉट्स है वो दिए हैं। उसके पहले बीजेपी आईटी सेल की ओर से चला था कि इसमें 50% तो करीब पाकिस्तानी ही बता रहे थे। बहरहाल, तो ये क्लियर है कि इसी देश के लोग हैं। तो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इस देश के नौजवान किस तरह से खौल रहे हैं। इस समय आप बेरोजगारी के डायनामाइट पे बैठे हुए हैं। इस देश में विकास के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वो किसी नौजवान की जरूरतों या उसके सपनों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। और आने वाले दिन और खराब, जिस तरह से आर्थिक व्यवस्था जो भर रहा है, अंदर भर रहा है, आप लोगों को अभिव्यक्ति का कोई जरिया नहीं मिल रहा है। सड़क पे लोग उतरते हैं, आप उन्हें देशद्रोही कह रहे हैं। इस देश के एलओपी को, राहुल गांधी को, केंद्रीय मंत्री देशद्रोही कह देते हैं। तो इन नौजवानों को अगर कहा जा रहा है, जो अपना बना रहे हैं इस तरह के, अगर उन्हें इस तरह से कहा जा रहा है कि विदेशी साजिश है या देश के नाम खतरा है, राष्ट्र के लिए थ्रेट है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, यानी नौजवानों का अपनी पीड़ा को अभिव्यक्ति देना अगर खतरा है, तो फिर सबसे बड़ा खतरा तो लोकतंत्र के लिए इस देश की सरकार है। तो इस पूरी परिस्थिति को समझिए, जिस परिस्थिति में जो बेहद बेबसी नहीं होती है, उस बेबसी में जब आपकी पीठ दीवार पर लग जाती है और तब आपको कोई कहता आप कॉकरोच हैं, तो आप पलट के कह सकते हैं हाँ हम हैं कॉकरोच। अब इस देश को आपने गटर बनाया है तो इस देश में कॉकरोच ही पैदा होंगे। गटर बना ना, कॉकरोच कहाँ से आते हैं? हवा से नहीं आते। आपने वो गंदगी चारों तरफ सिस्टम के नाम पर बना रखी है, जहां लोकतंत्र की ताजा हवा के लिए कोई जगह नहीं बची है,
तो फिर कॉकरोच ही पैदा होंगे, और कॉकरोच हुए हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये ज्यादा लेकिन आप जो कह रहे हैं ना सर कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये केवल एक पेज है फिलहाल, और एक डिजिटल स्पेस एक मिला है लोगों के गुस्सों को, ये कह सकते हैं, एक मिनट में बस ये कह सकते हैं कि ये डिजिटल थर्मामीटर है जिससे इस देश के नौजवानों के अंदर का जो ताप है उसको आप महसूस कर सकते हैं। इस तेजी से जो इसको समर्थन मिल रहा है ये बताता है कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा। अभिजीत दीपके के मैं इंटरव्यूज जब देख रहा था, उनके कुछ जवाब मैंने सुने, तो उन्होंने कहा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज फिलहाल एग्जिस्ट करती हैं, कोई सी भी पार्टी हो, उनका पॉलिटिक्स करने का तरीका, उनका कम्युनिकेशन का तरीका जो है आउटडेटेड है। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने रूल आउट नहीं किया। उनसे पूछा गया आपने रूल आउट नहीं किया, कहता मैं कैसे रूल आउट कर सकता हूँ, अब तो इतने सारे लोगों का दबाव है। तो ये कहना कि ये केवल एक डिजिटल स्पेस क्रिएशन जैसा कुछ है जहाँ पर लोगों का ताप जो है वो संचित हो रहा है या दिख रहा है, वो थर्मामीटर है, थोड़ा हल्के में लेना नहीं होगा। हो सकता है पॉलिटिकल एम्बिशंस हो ना, वो तो कुछ भी सकता है। नहीं, वो तो साफ साफ अभिजीत क्योंकि कह रहे थे। नहीं, वो यही कह रहे हैं ना कि भाई लोगों से हम राय लेंगे। सवाल है कि क्या ये जो डिजिटल स्पेस में लोग हैं, क्या वो रामलीला मैदान में, जंतर मंतर पर, इस देश की सड़कों पर भी इसी तादाद में उतरने की स्थिति में है? आप तब तो राय लेंगे ना, एक ढांचा तभी तो बनाएंगे। इंस्टाग्राम पे लाइक करना, पसंद करना एक बात है, लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो इंस्टेंट कॉफी नहीं है, वो बहुत कठोर श्रम मांगती है। और दूसरी बात यह है कि पॉलिटिक्स सिर्फ कम्युनिकेशन भी नहीं है। जैसे इन्होंने कहा, जो इसके संस्थापक हैं, कि पार्टीज का कम्युनिकेशन का तरीका पुराना है, मे बी, पर पॉलिटिक्स इज नॉट ओनली कम्युनिकेशन, इट्स ऑल अबाउट कंटेंट। यानी आप कंटेंट क्या है आपके पास? आप कह रहे हैं सिस्टम खराब है, मैं इससे डरता हूं, मेरे लिए बहुत ही खतरनाक। सिस्टम खराब ये भी कहते हैं, गोदी मीडिया के एंकर्स भी कहते हैं। वो सिस्टम जैसे कोई अमूर्त चीज है। अरे भाई, इस सिस्टम को, जो मेरी नजर में दुनिया में उपलब्ध तमाम जो सिस्टम्स हैं उसमें शायद सबसे बेहतर है, तमाम खामियों के बावजूद, हमने संसदीय गणतंत्र चुना। एक सिस्टम है ना, इसका एक नाम है, इसको संसदीय गणतंत्र कहते हैं। अब कौन से और सिस्टम है? एक तो कम्युनिस्ट पार्टी का जैसा, या एक पार्टी शासन हो जाए, यानी तानाशाही है। और जगह भी कोई तानाशाह हो सकता है जो रिलीजन के नाम पर, या किसी एक थियोक्रेसी जैसे वो उस तरह का। तो आप कौन से सिस्टम लाना चाहते हैं इस सिस्टम को बदल के? और अगर यही सिस्टम है जो बेस्ट है अवेलेबल सिस्टम्स में, तो फिर इसको किसी ने खराब किया है ना। उस सिस्टम अपने आप तो खराब हुआ नहीं, उस खराब करने वाले का एक नाम है। इस देश में सिस्टम बना कि जो कार्यपालिका है, जो विधायिका है, जो न्यायपालिका है, उन सबके काम बटे हैं, और अंकुश, जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं वो अंकुश रखती हैं एक दूसरे पर। और न्यायपालिका एक तरह से सर्वोच्च इस लिहाज से है कि वो कानून की भी व्याख्या कर सकती है, ये कहते हुए कि जो कानून बना है वो सही है या गलत। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि खुद न्यायपालिका वही भाषा बोल रही जो इस देश की सरकार बोल रही। इस देश की सरकार भी हर विद्रोही स्वर को, अर्बन नक्सल, देश के खिलाफ साजिश, ये सब बोल रही थी। परजीवी आंदोलन जीवी, प्रधानमंत्री जी ने बोला है, और लगभग वही भाषा इस देश के सीजेआई बोल रहे हैं। और जो इस देश में चुनाव आयोग रहा है, वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने की एक मशीनरी में तब्दील हो गया है किसी भी तरह। और जब वो वोट काट देता है लाखों की तादाद में, तो इस देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, वहां के एक जज साहब कहते हैं कि अरे इस बार नहीं, अगली बार दे देना, कोई हमेशा के लिए थोड़ी वोट कट गया। यानी आप इस सिस्टम को, जो एक बेहतरीन सिस्टम है, अगर वो उसकी आत्मा अगर सुरक्षित रहे, उसको खराब किया है, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। आप उसका नाम कैसे नहीं ले सकते? पहला तो आपको बताना पड़ेगा कि इस सिस्टम को एक पार्टी है, उसके पीछे आरएसएस है, जिसने अपने 100 साल के अभियान के बाद अपनी पूरी जो उसकी समझ है, जिससे लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं है, उस सिस्टम को बर्बाद किया है, खत्म किया है। और पूरी दुनिया कह रही है कि भारत अब एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। मतलब सिस्टम तो भारत का बदल चुका है दुनिया के एजेंसीज के हिसाब। उनका कहना है कि आप कुछ भी नाम दे दीजिए उसका, लेकिन ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। चुनाव हो रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नियंत्रित रहेंगे, जी, है ना। और उसके पीछे पूंजी है, तमाम कॉरपोरेट्स हैं जिनके हित
इस सरकार के साथ नत्थी हो चुके हैं। तो इस सिस्टम को खराब करने वाले लोगों का चेहरा, उनका नाम, उनका दल बहुत स्पष्ट है। तो लड़ाई तो उससे होनी है, विपक्ष से नहीं होनी है। आप कह रहे हैं कि विपक्ष का जो कम्युनिकेशन का स्किल है पुराना है, हो सकता है सारी पार्टियों का, विपक्ष सारी पार्टियों का। तो अगर आपको लगता है तो आप उनकी मदद करें फिर, या उनके सामने कुछ सवाल उठाएं जो आपको लगता है कमजोर है। आपने जो अब तक 4-5 घोषणा पत्र में जो बातें कही हैं, मेरा ख्याल है कि उसमें अभी कंटेंट नहीं है उस तरह, लेकिन ये है बड़ा महत्वपूर्ण कि भारत के अंदर की जो खटपटाहट है, जो खदबदाहट है, नौजवानों का जो क्षोभ है, वो इस डिजिटल मूवमेंट के जरिए, नॉट मूवमेंट के जरिए सामने आ गया। और ये मूवमेंट अगर मूवमेंट बनता है तो आगे की बात और तो आगे की बात होगी। आप अगर अपने उनका जो घोषणा पत्र है आपने जी वो क्या क्या कहा उन्होंने, उस पर हम लोग बात करें तो समझ में आता है। तो 5 पॉइंटर्स हैं जिसमें वो कहते हैं कि भाई एक तो महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया जाएगा, 33% के लिए वो वेट नहीं करेंगे और वो तत्काल कर देंगे। सदन की संख्या बढ़े उसके बाद करें, तो ये सीधा वुमेन रिजर्वेशन से जुड़ता हुआ। मीडिया के ऊपर भी उन्होंने कहा कि जितने भी मीडिया हैं अडानी और अंबानी के ओनरशिप वाली, उनके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा। गोदी मीडिया के जो एंकर्स हैं, उन एंकर्स के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया, अब उनका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ये 2 राय हैं। इसके अलावा 3 और पॉइंट्स वो कह रहे हैं अपने मैनिफेस्टो के अंदर। तो ये जो राय है, जिसमें ये भी कह रहे हैं कि अगर वोट कोई गलत तरीके से अवैध है तो यूएपीए के तहत इलेक्शन कमीशन पे। हाँ बिल्कुल। अब ये सब देखिए बड़े पॉपुलर टाइप के डिस्कोर्स हैं। आपने कह दिया 50% होगा, जाहिर है अच्छी बात है, आधी आबादी को आधा हक मिलना चाहिए, या आधी आबादी को पूरा आकाश मिलना चाहिए, ऐसे हम कहें। लेकिन इस देश में यहीं पे सवाल उठता है कि लड़ाई तो बहुत आगे बढ़ गई है। वो लड़ाई ये है कि उस रिजर्वेशन के अंदर क्या दलित पिछड़ी महिलाओं के आरक्षण पर भी कोई प्रश्न है, क्योंकि लड़ाई आगे बढ़ चुकी है। और सारी बात यह है कि भाई उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए। आप ब्लैंकेट 50% दे देने से काम नहीं चलेगा, उसके अंदर जो वंचित समुदाय है उनकी महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। आप इस पे मौन हैं जी, है ना। या भागीदारी का जो सवाल है, खासतौर पर जाति जनगणना के मुद्दे पर चीजें जितनी आगे बढ़ चुकी हैं, और उसमें राहुल गांधी बार बार जाति जनगणना का प्रश्न उठाते हुए भागीदारी का प्रश्न उठा रहे हैं, अगर आप उस पर नहीं बोल रहे, उन पे चीजें साफ नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ आप 4-5 जो थोड़ा मिडिल क्लास को अच्छा लगता है कि इन्होंने गलती की तो उनको जो है आप यूएपीए लगा दो, तो मुझे तो फिर बालन शाह नेपाल में देख के डर लग रहा है। बालन शाह जिस तरह से आए और उन्होंने रातों रात अब एक बड़ी जीत हासिल की, लेकिन अब उन्होंने छात्र संघों पर प्रतिबंध लगा दिया। अब वो एक ऑटोक्रेट तरीके से काम करना चाहते हैं। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के आंदोलन के बाद दूध से जले हुए लोग हैं, वो छाछ भी फूक फूक कर पिएंगे। तो अगर इस कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक या जो और भी लोग हैं, वो अगर सोच रहे हैं कि वैसा ही कोई वो अनुवाद हो जाएगा राजनीति में जैसे आम आदमी पार्टी ने किया था 2011-12 के आसपास, तो फिर उस पर तो लोग सचेत होंगे, उस पर फूक फूक के कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि अनुभव अच्छा नहीं रहा है। और जैसा मैंने कहा कि आप जो ट्यूनीशिया में चमेली क्रांति यानी जैस्मिन रेवोल्यूशन जो हुआ था 2010 में, उसके बाद जिन जिन देशों में 8-10 देशों में हुआ, जैसे मिस्र में वो वहाँ के शासक बड़े हुस्नी मुबारक बहुत मशहूर थे, वो हटे, लीबिया में गद्दाफी हटे, और तमाम जगह गृहयुद्ध जैसी स्थिति है। तमाम इस तरह के संगठन जो बड़े आतंकवादी टाइप के कहे जाते हैं, वो तमाम देशों में, सीरिया से लेके यमन में या जहाँ जहाँ आप देखिए, तो उन देशों की हालत ख़राब ही हुई है। तो आप जब सिस्टम के बदलाव या व्यवस्था परिवर्तन की बात करते रहें, जब भी करते रहें, उसने कुछ ऐसा फ्रूटफुल दिया है, अब तक तो ऐसा अनुभव नहीं रहा है। भारत में भी व्यवस्था परिवर्तन की बार बार बात हुई। जनता पार्टी जब आई थी, जेपी का आंदोलन चल रहा था, तो उस समय भी सप्त क्रांति और तमाम बातें हुई थी, संपूर्ण क्रांति, उसके पहले चौखंबा राज वगैरह वगैरह, बहुत आदर्शवादी बातें हुई थी। पर सत्ता में जाते ही वो सब खत्म हो जाता है। आम आदमी पार्टी ने तो, अरविंद केजरीवाल ने तो पूरा स्वराज किताब भी लिखी, घोषणा की कि चुनाव भी कौन लड़ेगा ये वहाँ के विधानसभा के लोग तय करेंगे। फिर ये कहा कि साहब लोकपाल तो आएगा ही, जन लोकपाल, पार्टी के अंदर भी लोकपाल होगा। पर जब सत्ता मिल गई तो पार्टी के अंदर के लोकपाल जो एडमिरल थे, एडमिरल रामदास, पूर्व एडमिरल, उनको बाहर निकाल दिया। सारे लोग जो सवाल कर सकते थे उनको बाहर निकाल दिया।
जन लोकपाल का आप सवाल ही नहीं उठाते। चलो भाई, दिल्ली में आपको पूरी ताकत नहीं थी, पंजाब में तो है, आप पंजाब में लागू करके दिखाते। तो जो आपने वादे किए थे, जैसे ही आप सत्ता में गए, आपने उन सब वादों के साथ दगाबाजी और उनको भुला दिया आपने। तो इसलिए अब लोग आसानी से भरोसा करेंगे नहीं। खास तौर पर सोशल जस्टिस का जो सवाल है, वो इस समय मौजूदा स्थिति में राजनीति में बहुत आगे बढ़ चुका है। बात तो प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की हो रही है। ऐसे में आप सोचेंगे इन सवालों को आप भुला दें, इन पर कोई स्टैंड न लें, और सिर्फ कि इन पार्टियों की शक्ल अच्छी नहीं है, इनके कम्युनिकेशन का तरीका पुराना है, इस बात पे मुझे नहीं लगता कि बहुत आप आगे जा सकते हैं। तो मतलब ये है कि जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट था, वो करप्शन को एक मोटा मोटा थीम बनाया और वैसी बातें की जो मध्य वर्ग को आकर्षित भी कर रहा था, कॉमनर्स को आकर्षित कर रहा था। किसको नहीं आकर्षित करेगा कि भाई एक ऐसा सिस्टम आ जाए जिसमें भ्रष्टाचारियों को सजा मिले, अच्छी बात। तो उसी तरीके से ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है, चाहे ये कहना कि भाई पोस्ट रिटायरमेंट किसी सीजेआई को राज्यसभा का पद नहीं दिया जाएगा, डिफेक्शन करने वाले जो लोग हैं वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे 20 सालों तक, या फिर महिलाओं का आरक्षण बढ़ जाएगा, या गोदी मीडिया पर नकेल कसी जाएगी, इस तरह के जो लुभावने तो हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं। ये लुभावने हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल है नहीं है? क्योंकि अब ये सवाल उठेगा, कोई पार्टी अपनी क्यों नहीं बदल सकता? उसको राइट होना चाहिए कि वो, इवन दुनिया भर के लोकतंत्र में ये भी है कि पार्टी के खिलाफ, पार्टी के बिल के खिलाफ लोग वोट देते हैं। हम अमेरिका में भी देख रहे हैं कि रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसद हैं जो इस सरकार, यानी ट्रम्प सरकार जो उन्हीं की सरकार है, उसके खिलाफ वोट देते हैं। तो रियल डेमोक्रेसी में तो इस तरह के प्रतिबंध नहीं होंगे। लेकिन भारत में जिस तरह की स्थिति बनी है, राजीव गांधी के ज़माने में एंटी डिफेक्शन लॉ आया कि भाई 2/3 आपका होना चाहिए, तो अब मौजूदा सरकारें या मोदी सरकार तो सीधे सीधे पार्टी को तोड़ देती है, उसमें क्या दिक्कत? तो ये चीज़ लोगों को बुरी लग रही है, तो इसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, अच्छी बात है, इसमें किसी तरह रोक लगनी चाहिए। लेकिन वो रास्ता है क्या जो बता रहे हैं, इस पे सवाल उठेगा। हाँ, तो मतलब यही है कि जो आपने घोषणा पत्र अभी जाहिर किया है, 5 पॉइंट्स जो आपने रखे हैं, वो लुभावने लग रहे हैं, लोग उससे आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। तो संभव ये भी है पंकज जी कि एक प्लेटफॉर्म पहले डिजिटल स्पेस पे क्रिएट किया गया, और अब जब लोगों का समर्थन मिल रहा है तो शायद इसमें डिटेलिंग में काम किया जाए। डिटेलिंग में काम करते हुए क्या ज़मीन पे जाएंगे? आपने बात की रामलीला मैदान की, कि रामलीला मैदान में इकट्ठे होते हैं या नहीं होते हैं, इनसे पूछा गया था, बल्कि इन्होंने खुद एक वीडियो पोस्ट किया जब ये कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के नाम के तहत कुछ लोग अभी ग्राउंड पर, ज़मीन पर जा रहे हैं, इकट्ठा होना चाह रहे हैं। ऐसा कोई कॉल इन्होंने नहीं दिया है। अब आप देखिए, विदेश में रह के तो कॉल दे भी नहीं सकते, उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आप विदेश में बैठे हैं और यहाँ पर आप पार्टी बनाएं या सड़क पे उतर रहे हैं लोग, तो मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, इस मौके का फ़ायदा उठाकर या इस मौके की नज़ाकत को भांप कर, दोनों बात कहिए, हो सकता है कि इस देश के तमाम नौजवान आगे बढ़ें और कुछ करना चाहें। तो जिन्होंने इनिशिएट किया है, हो सकता है वो पीछे रह जाएं, है ना? अगर लोग सड़कों पे आने को तैयार हैं तो लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, पार्टी बनाने का भी अधिकार है। ये तो मोदी सरकार ही कह सकती है कि ये नौजवान जो हैं वो सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं। ये तो बहुत ही मतलब अपमानजनक बात है। किसान आता है, आप खालिस्तानी कह देते हैं। तमाम प्रोफेसर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स जो इस तरह से बात करते हैं, उनको आप अर्बन नक्सल कह देते हैं। अब आप ये नौजवान जो कॉकरोच जनता पार्टी बना कर आए हैं, उनको आप कह रहे हैं कि ये सिक्योरिटी थ्रेट है। तो ये तो सरकार का एक टिपिकल एक काम करने का तरीका, यही उसका मॉडस ऑपरेंडी है। प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ में हिंदू मुसलमान डालने वाली ये पार्टी, उसको समझ में नहीं आ रहा। ये सवाल थोड़ा सिलेबस के बाहर का आ गया है, क्या करें? अब इन्होंने पहले दिन वही कोशिश की कि देखो पाकिस्तान से लोग हैं, अब वो खुल गया। तो अब इन्हें समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि ये या तो किसी को पाकिस्तानी घोषित कर सकते हैं, या किसी को मुसलमान घोषित कर सकते हैं, या उसके बाप दादा को मुसलमान घोषित कर सकते हैं। इसके अलावा ये इनके पास विमर्श का कोई तरीका नहीं। अभी जो इस पार्टी का संस्थापक है, उसने कहा मैं तो खुद दलित हूँ। तो अब ये भी एक समस्या है। जब जाति का सवाल उठा तो उसने बात बोली। तो अब सवाल ये है कि लोगों को तो अधिकार है और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो लोग भी पार्टी बनाने आएंगे उन्हें सड़क पर उतरना पड़ेगा, वो फेसलेस नहीं रह सकते। आप कॉकरोच का मुखौटा पहन के राजनीति नहीं कर सकते। आपको अपना नाम, अपना पूरा परिचय देकर और अपनी राजनीतिक समझ को स्पष्ट रूप से रखने के बाद ही आप राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। मेरा एक सवाल है, मैं एक खतरा भी देखता हूँ। खतरा इस तरह का कि बेशक अभिजीत दीपके को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल में जो कुछ हुआ वैसी कोई भी बात या उससे हमें ना जोड़ा जाए, हम लोग प्योर डेमोक्रेटिक लोग हैं। लेकिन खतरा ऐसे दिखता है कि भाई 7-8 दिन पुराना ये पेज है और 21.8 मिलियन फॉलोअर्स इससे जुड़ गए लोग। मतलब एक होता है ना, स्वतः स्फूर्त भी हो जाता है, बाद में ऑटोमेट हो जाती हैं चीज़ें। तो युवाओं को दिख रहा है मैं भी कॉकरोच,
कह के वो आगे जा सकते हैं। कंट्रोल कोई है नहीं, कोई चेहरा है नहीं, उस तरह का कोई स्ट्रक्चर है नहीं, तो क्या नेपाल जैसी, श्रीलंका जैसी स्थिति या उस तरह की हिंसा भी दिख सकती है? क्यों नहीं हो सकती? किसी के नियंत्रण में तो है नहीं ना। अगर कोई नीट के मसले पर अगर 20 लाख बच्चे गुस्सा हैं और सड़क पर उतरते हैं तो कौन रोक लेगा उन्हें? बिल्कुल। और ये मांग की गई है लगातार कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। सीजेपी ये कांग्रेस जनता पार्टी ने भी मांग की, हालांकि राहुल गांधी पहले दिन से इस बात की मांग कर रहे हैं, अभी तक तो इस्तीफा हुआ नहीं। तो अगर मान लीजिए यही मांग, इतिहास में कई बार ऐसा होता है कि एक छोटी सी मांग बढ़ते बढ़ते उसके आसपास गुस्सा जो है वो बढ़ता बढ़ता काफी भयानक स्वरूप ले लेता है। और जब आप किसी स्ट्रक्चर में नहीं हैं, जैसे कह रहे हैं भाई हमने नहीं कॉल दी है, लेकिन लोग बाहर निकल सकते हैं। उन्हें लगा कि भाई इस देश में हम ही नहीं सोच रहे हैं, बहुत से करोड़ों नौजवान ऐसा सोच रहे हैं, और वो सड़क पर आ जाएंगे तो फिर तो अराजकता होगी। क्योंकि सड़क पर अगर आप भीड़ के हाथ में चीजें दे देंगे तो उसमें तो हर तरह के लोग होंगे। तो सर इस तरह का इमरजेंस, क्योंकि आपने खुद कहा कि बड़ा सुखद भी दिखता है कि डेमोक्रेसी में एक्सप्रेशन का एक स्पेस मिला है और लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन ये फिर सुखद है या दुखद भी हो सकता है? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, अगर आप पार्टी की बात करेंगे तो ये कोई मतलब बर्थडे पार्टी नहीं है ना। पार्टी बनाने का मतलब आपको एक स्ट्रक्चर और उसमें जिम्मेदारियां होंगी, उसका घोषणा पत्र होगा, उसके पॉलिटिकल प्रोग्राम होंगे। अगर आप उसको चीजों को नहीं उसमें जोड़ते हैं जिसमें एक अनुशासन रहे, तो फिर भीड़ तो मतलब ये सुन के अच्छा लग सकता है कि लोगों का आक्रोश बाहर आ रहा है, लेकिन अगर वो किसी ढांचे के तहत, किसी समझ के तहत आगे नहीं आता है तो फिर भीड़ तो भीड़ होती है। वो क्या करेगी हम नहीं जानते, और वो किसी लोकतंत्र के लिए शायद मतलब बहुत अच्छे परिणाम नहीं लाती है, बल्कि जो क्रूर शासक है या शासन की जो क्रूरता है उसको एक तर्क मुहैया करा देती है। अभी जो लोग राजनीति में हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो सड़क पर निकलते हैं, उन्हें यूएपीए के तहत अंदर कर दिया जाता है, उन्हें धरना देना मुश्किल हो गया है। और आप सोचते हैं कि ये जो करोड़ों लोग समर्थन दे रहे हैं, ये सड़क पे आएगी तो ये सरकार चुप रहेगी। और इस सरकार ने तो यही दिखाया है कि हम आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, हम आपका घर बुलडोज कर सकते हैं, हम आपकी जिंदगी तबाह कर सकते हैं। लेकिन ये भी सही बात है कि युवा आक्रोश इन धमकियों से डरता नहीं है, लेकिन युवा आक्रोश को भी समझना चाहिए कि अगर इस संसदीय गणतंत्र को बनाए और बचाए रखना है तो आपकी जिम्मेदारी भी कुछ ज़्यादा है, और आप इस देश के पक्ष विपक्ष को बराबर नहीं मान सकते हैं। विपक्ष की मेहनत को, उनकी कोशिशों को आप खारिज यूँ कर दें, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो आप जो विपक्ष के परिसर में ही आपको आके एक तरह से इस बदलाव को, जिसका पहला शायद लक्ष्य यही होना चाहिए कि इस देश की सरकार को बदला जाए, क्योंकि सरकार ने ये स्थिति पैदा की। सिस्टम अमूर्त चीज़ नहीं है, सिस्टम को बर्बाद करने वाली पार्टी है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। एक प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। ऐसा क्यों होता है, इस पे मैं आऊँगा, लेकिन एक चीज़, क्योंकि वो जो खतरा जिसका मैं जिक्र कर रहा था, आपको क्या लगता है सरकार की तरफ से या फिर बाकी राजनीतिक दल जो हैं, किस तरह का कोई कदम वो उठा सकते हैं ताकि ये जो हिंसा की एक संभावना बन सकती है उसे रोका जा सके? क्या क्या? देखिए, अभी तक तो ये लोग सड़क पर आए नहीं है। जब तक सड़क पे, क्योंकि ये भी हो सकता है कि सड़क पे ना भी आए। सर ये लोग तो कोई है ही नहीं ना, कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं। स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन जैसे जो लोग समर्थन दे रहे हैं वो तो है ना, वो तो कौन लाइक कर रहा है इंस्टाग्राम पे, कौन फॉलो कर रहा है, वो तो नाम है ना। अब 45, 46, 47 डिग्री में अगर ये लाइक करने वाले, जो आप अपने घर में बैठ के लाइक कर सकते हैं सुरक्षित माहौल में, अगर वो ये कीमत देने के लिए तैयार हैं कि 47 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बाहर आएँ और पुलिस की लाठियाँ खाएं, तो एक स्ट्रक्चर भी बनेगा, फिर वो बनाएंगे। लेकिन इस कीमत को देना पड़ेगा। फेसलेस लेके नहीं हो सकते कि आप एक मुखौटा पहन लें कि हम कॉकरोच हैं। आप कॉकरोच नहीं हैं, आप इंसान हैं। आप कॉकरोच इसलिए कह रहे हैं अपने को क्योंकि आपको इस देश की सरकार कॉकरोच समझती है और अपने बूट तले वो कुचल देना चाहती है। वो एक रिएक्शन था सीजीआई के रिमार्क। तो जाहिर है आपको एक इंसानी गरिमा की लड़ाई लड़नी है, जिसने लोकतंत्र को हासिल किया है, बड़ी मेहनत से हासिल किया है, हवा से नहीं टपका है। 100 साल तक इस देश की जनता ने संघर्ष किया है, लोकतंत्र तब मिला है। तो आप इस तरह से मतलब अपने उस मानवीय गरिमा से प्राप्त जो आपको इतनी बड़ी उपलब्धि है, उसको आप यूं ही थोड़ी जाने देंगे। ठीक है, उन्होंने कहा तिलचट्टा, तो आपने मान लिया, ठीक है हम तिलचट्टे हैं, लेकिन लड़ाई तो हम मानवीय गरिमा के लिए लड़ेंगे ना। एक ऐसी गरिमा के लिए जिसमें लोगों को एक सुरक्षित जीवन की गारंटी हो,
जिसमें उनके भविष्य की गारंटी हो, मानवीय गरिमा के साथ जीने की गारंटी हो। यानी जो भारत का संविधान है, उसकी जो प्रस्तावना है, वो अपने मूल जो उसकी मूल आत्मा है वो हमारे समाज में नजर आए। अगर वो नहीं है तो फिर समस्या है। अच्छा, एक चीज़ ये समझाइए, आपने जनता पार्टी का जिक्र किया, या इंदिरा जी के समय जब आंदोलन हुआ उस वक्त भी व्यवस्था परिवर्तन की बात हुई। इंडिया अगेंस्ट करप्शन बनता है, अरविंद केजरीवाल व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, और बार बार व्यवस्था परिवर्तन, मतलब हमारी उम्र के जो लोग हैं, जो जवान हो रहे थे उस वक्त, उन्होंने समझा व्यवस्था परिवर्तन कुछ अलग सी चीज़ है भाई, इसकी बात करते हैं। अब ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है व्यवस्था सिस्टम की बात कर रही है, तो लोग सत्ता परिवर्तन सीधा कहते हुए डरते काहे हैं? लोगों को लगता है कि हम जैसे ही सत्ता परिवर्तन कहेंगे, लोग लगेगा ये सत्ता चाहते हैं और केवल सत्ता चाहते हैं, इनके पास सिर्फ सरकार को हटाने का कार्यक्रम। इसलिए लोग एक मॉरल हाई ग्राउंड लेने के लिए व्यवस्था परिवर्तन जैसा लेकिन क्या वो शब्द सच बोलते में हैं। मोरल हाई ग्राउंड जैसा नहीं है? होता है, क्योंकि आप सत्ता परिवर्तन आपका लक्ष्य है और होता है और होना भी चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है। और आप सत्ता में जाकर जो बातें कह रहे हैं उनको लागू करने का जब वक्त आता है तो फिर मुश्किल हो जाती है। मान लीजिए अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में सचमुच जन लोकपाल लागू कर दिया होता, मान लीजिए अरविंद केजरीवाल ने सचमुच लोगों से पूछकर उनको वोट कराकर कैंडिडेट खड़े किए होते, तो फिर आज इस देश में एक दूसरी बात होती, ये हुआ व्यवस्था परिवर्तन। लेकिन उन्होंने तो और ज्यादा अपने को तानाशाह के रूप में स्थापित किया कि जो भी उनके खिलाफ बोला बाहर हो गया। इस देश में व्यवस्था परिवर्तन का कोई भी मसला तभी हो सकता है जब इस देश के पास एक गांधी जैसा व्यक्तित्व हो। सबको पता है इन्हें खुद सत्ता नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने एक पूरी व्यवस्था को बदल के रख दिया, एक नई व्यवस्था पैदा की, है ना। ये नहीं हो सकता है कि आप दाएं बाएं से खुद सत्ता में चले जाएं और वही सब कर, यानी आए थे आप राजनीति बदलने और राजनीति ने आपको बदल दिया। सच्चाई ये है। अब आप वन ऑफ द पार्टी है ना इस देश में, तमाम पार्टियां हैं, उसमें एक आम आदमी पार्टी। तो जो आप बात कर रहे थे, जिन वैल्यूज की बात या जिस परिवर्तन की बात, उसकी कीमत आपने खुद नहीं दी भाई। सोचिए, जो अरविंद केजरीवाल एक छोटी सी गाड़ी से चलते थे, वैगन आर से, जो 2 कमरे के फ्लैट में रहते थे, वो सत्ता उनके हाथ से गई शीश महल के नाम पर। इससे ज्यादा विडंबना क्या हो सकती? जेल में गए शराब घोटाले के नाम पर। जेल में गए शराब घोटाले के नाम पर। मैं नहीं कह रहा आरोप सही है गलत है, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन सोचिए कि वो परसेप्शन जहां ये था कि भाई इनसे ज्यादा तो कोई ईमानदार नहीं है, और इस परसेप्शन की भाई आप सिर्फ और सिर्फ बेईमान है, क्योंकि आपने जो वादे किए थे उस पर आप खरे नहीं उतरे। आपने जन लोकपाल नहीं लागू किया, आपने वो लड़ाई ही छोड़ दी। जबकि पहली सरकार, जब इनको सिर्फ 28 विधायक आए थे, तो इन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता करके सरकार जो बनाई थी, तो इसी बात पे इन्होंने छोड़ा कि जन लोकपाल हमको लागू नहीं करने दिया। 49 दिनों की जो सरकार थी। और जब दोबारा आए, जब 67 सीट लेके आए, तो भूल गए जन लोकपाल। एक पास कर दिया कि केंद्र को भेज दिया, उसके बाद भूल गए, जबकि वो मूवमेंट था। आपने रामलीला मैदान में लागू करो जन लोकपाल, गाना बाकायदा बजता था, लोग नाचते थे ना, तो आपने उसको भुला दिया। और सारे वो स्वराज को लेकर जो वादे किए थे उनको भुला दिया। वन मैन शो बना दिया। अपने पार्टी का स्ट्रक्चर तक नहीं बनाया, आज भी नहीं है। आम आदमी पार्टी का कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई संयोजक नहीं है, एक संयोजक। आपने क्यों नहीं बनाया? इसलिए कि जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप जवाबदेह होते हैं फिर ना। फिर आप एक कमेटी में वोट भी पड़ सकता है, तो आपकी जिम्मेदारियां, आपके कर्तव्य भी तय होते हैं, दूसरों को अधिकार भी मिलते हैं। तो वही समस्या हो जाती। कुछ दिन के लिए आप हीरो बन सकते हैं, कोई भी नायक इस तरह से पैदा हो जाता है परिस्थिति में, लेकिन उसको नायक बने रहने के लिए ज्यादा बड़ी कुर्बानी देनी होती है। गांधी जी एक समय के बाद तो कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे, लेकिन ये उनका नैतिक प्राधिकार था कि कांग्रेस जो भी करती थी उस पर अंतिम मुहर गांधी जी की लगती थी। लोगों को पता था कि आप अध्यक्ष भी बन के काम नहीं कर सकते अगर गांधी जी का आशीर्वाद नहीं, क्योंकि गांधी जी का जादू जनता पर चल रहा था। गांधी जी इस देश के लोगों को संबोधित कर रहे थे, और उन्होंने एक मॉरल हाई ग्राउंड सिर्फ पैदा नहीं किया था, सिर्फ बयान नहीं दिया था, उन्होंने अपने जीवन को उस तरह से जिया था कि वो एक संत व्यक्तित्व बन गए थे। लोग देख रहे थे कि आदमी जो कहता है वो करता है। खुद अपना अगर ये कहता है सफाई करो, तो खुद अपने घर में वो टॉयलेट साफ करता है ना। वो लोगों से खूब पैसा लेते थे, चंदा लेते थे, बड़े बड़े पूंजीपतियों से भी। जमनालाल बजाज को तो 5वां बेटा कहते थे, लेकिन सबको पता था कि एक पैसा ये अपने लिए नहीं खर्च करेंगे। मतलब जो बयान थे उसमें कोई विरोधाभास जैसा कुछ था नहीं, जैसा जीवन था वही वो जी रहे थे, वो जीवन संदेश था। दिक्कत है कि उसके बाद जो लोग आए
वो इस बात को, जैसे जयप्रकाश नारायण को बहुत अवसर नहीं मिला, बहुत बीमार हो गए, लेकिन जो लोग जनता पार्टी में सत्ता में गए उन्होंने सत्ता की जोड़ तोड़ और उठा पटक में इस कदर उस पूरे आंदोलन की जो भी नैतिक आभा थी उसको नष्ट किया कि लोगों ने कहा भैया इंदिरा गांधी ही ठीक थी। और सिर्फ इमरजेंसी की वजह से जिन्हें हटाया गया था 77 में, और सिर्फ 2.5 साल बाद ज़्यादा ताकत के साथ वापस आ गई, ज़्यादा सीट पाकर वापस आई इसी देश की जनता ने, क्योंकि आपने व्यवस्था परिवर्तन और सप्त क्रांति और ये सब जो आपने बोला था उसका कोई मूल नहीं रहा। तो इसलिए लोग, इतिहास जो है वो हमें सचेत करता है। इस मामले में सीजेपी बनाने वाले या जो भी डिजिटल स्पेस पे इसका पेज क्रिएट करने वाले, पेज क्रिएट करना और आंदोलन क्रिएट करने में बड़ा फर्क होता है। लेकिन चूंकि लोगों के अंदर गुस्सा खदबदा रहा है तो लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं, फॉलो किया लोगों ने। तो फॉलो करने का मतलब एक चीज बहुत साफ है कि लोगों के अंदर, नौजवानों के अंदर बहुत गुस्सा है। चलिए, आपने अच्छा किया, आपने मुझे एक प्रॉम्प्ट सा दे दिया ये लाइन कह के, क्योंकि मैं इसी बारे में बात कर रहा था। ये एक तरफ तो सुखद लगता है कि लोगों के अंदर जो गुस्सा था उसे अभिव्यक्ति का एक मंच मिला, इसीलिए लोग जुड़ते हुए दिख भी रहे हैं। बड़ा जाहिर है, नीट पेपर लीक हुआ, इसके अलावा रोजगार की जो स्थिति है, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है और जिस तरीके के बयान दिए जाते हैं, सीजेआई ने जो बयान दिया, इससे पहले गोदी मीडिया के एंकर्स कह देते हैं कि इनको नौकरी चाहिए क्यों, तो वो सारी चीज़ है। गुस्सा है लोगों का, उसे अभिव्यक्ति का एक मंच मिला कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में। आरोप इसी चीज़ का लग भी रहा है कि जो ये गुस्सा था उस सारे गुस्से को यहाँ पर फ्लश आउट कर दिया जाएगा। मतलब बहुत सारे मुद्दों का जो गुस्सा था वो यहाँ पर आकर सिंक आउट हो जाएगा। नीरज, अब मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ और मुझे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में कोई यकीन नहीं इस तरह से कि कोई बैठ के इसने डिज़ाइन किया कि लोगों को गुस्सा आ रहा है तो सरकार के खिलाफ इस गुस्से को इस तरह से निकल जाने दो। ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग होंगे जो ऐसा सोच रहे होंगे, और कोई आमतौर पर, चूंकि इस देश की सरकार, उसकी साख इतनी खराब हो चुकी है कि लोग हमेशा उसमें रहते हैं कि ये क्या करा सकते हैं। सत्यपाल मलिक की माने तो, जो अब नहीं है इस दुनिया में, कि पुलवामा ही इसलिए कराया गया था कि 2019 का चुनाव जीता जाए, ये उनका आरोप था और टीवी पर लगातार वो बात कहते रहे और सरकार की ओर से कभी उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। तो ये सरकार तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन इससे, इस सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते कि इस देश के नौजवान इस समय तनाव और फ्रस्ट्रेशन के अपने चरम अवस्था में है। छोटी छोटी बात पे सुसाइड हो रहे हैं। इस नीट के पेपर लीक के बाद भी कई सुसाइड हुए। तो अगर इस सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते तो कोई हो सकता है ऐसा सोच रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं होगा। लोकतंत्र सबसे बड़ा आश्वासन ये देता रहा है कि अगर कोई सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है तो आप उसे वोट के जरिए हटा सकते हैं। इस समय जो इसके घोषणा पत्र में भी रहा है कि चुनाव में वोट, अगर एक भी लेजिट वोट, इसका मतलब कि ये बात लोगों के बीच गई है ना। जो राहुल गांधी पहले दिन से वोट चोरी का सवाल उठा रहे हैं, अगर देखा जाए तो ये सारा उसी को सही साबित कर रहा है कि इस देश का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उस पर लोगों को कोई विश्वास नहीं है, और वो SIR के नाम पर इस देश के जो लेजिटिमेट वोटर्स हैं उनको बाहर कर रहा है इलेक्टोरल रोल से। और इसका मतलब है कि ये देश में जो सरकार है वो लेजिटिमेट नहीं है। अब इस समय वो इस सरकार की वैधता पर सवाल लोग उठा रहे हैं, है ना। तो लोगों को हर तरह से अभिव्यक्त करने का अधिकार है। वो एक मजाक जो शुरू हुआ, मजाक में कई बार गंभीर बात हो जाती है, कहा जाता है ना। तो मजाक में भी, और ख़ास तौर पर जब अगर हम ये मान लें कि ये जो मजाक है, जो व्यंग है, ये कमज़ोरों का हथियार है, तो फिर बिल्कुल। लेकिन लोग कमज़ोर हैं, लोग फ्रस्ट्रेट हैं, लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं, लोग अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं। इस सच्चाई से तो हम मुंह नहीं मोड़ सकते। और ये विपक्ष के लिए चुनौती भी, ये भी मैं कहूँ, हाँ, विपक्ष को इस बात को सोचना होगा कि इस पूरे आक्रोश को वो कैसे अपने साथ जोड़े और क्यों नहीं जोड़ पा रहे। प्रॉम्प्ट हमेशा मिल जाता है सवाल के लिए। हाँ, सर, एक चीज़ जो इनके घोषणा पत्र हैं, और आपने जो बात की भी कि वोट चोरी का मामला है, या फिर जब कॉकरोच जनता पार्टी करती है एक भी लेजिट वोट डिलीट होगा तो CEC के खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज करो। गोदी मीडिया की बात ये कर रहे हैं, लाइसेंस रद्द करेंगे अडानी और अंबानी ओन्ड मीडिया चैनल्स के। गोदी एंकर्स का बायकॉट विपक्ष करता भी है।
महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, 50% रेज कर देंगे, वो बात भी विपक्ष करता है। ये डिफेक्शन के खिलाफ बोल रहे हैं, तो डिफेक्शन जब जब होता है तब तब विपक्ष कहता ही है, और विपक्ष कहता है कि पार्टी जो है तोड़ने का काम कर रही है, सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि बीजेपी। तो ये भी विपक्ष जितनी बातें कह रहा है वही बातें, या पिछले कई सालों से रिट्रेट कर रहे हैं विपक्ष, वही बातें कांग्रेस जनता पार्टी भी कर रही है। लोग विपक्ष के साथ ना जुड़ के, मतलब कम से कम सोशल मीडिया स्पेस में ही इधर कैसे जुड़ जाते हैं? नहीं, पहली बात तो एक फर्क है। फर्क यह है कि पहले जब जब इस तरह के आंदोलन आए, उन्होंने नई मांगें क्रिएट की, नई बातें कही। जैसे जब आम आदमी पार्टी का मसला आया तो उन्होंने जन लोकपाल की बात की, जिसका सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं था उस समय तक, और वो बीच बहस नहीं था। यानी हमेशा आगे की बात कही गई और सरकार पीछे रही, राजनीतिक दल पीछे रहे। अभी जो आंदोलन हो रहा है, या अगर हम मान लें कि इंस्टाग्राम पे ही सही का आंदोलन शुरू हो गया और पार्टी बनने की ओर है, ये दरअसल खुद पीछे है, विपक्ष आगे है। विपक्ष इसलिए आगे कि विपक्ष ये मांग कर रहा है कि जो आरक्षण मिलेगा महिलाओं को, उसमें आपको पिछड़े, दलित, वंचित जातियों को भी महिलाओं को आरक्षण देना पड़ेगा। यानी वो आपसे आगे बात कर रहा है, आप तो पीछे बात कर रहे हो। उस पर तो कोई विवाद ही नहीं है। ठीक है, 33-50 ये बात हो सकती है कि आप 50 करके अपने को ज़्यादा चमकदार बताना चाहते हो। बाकी आप जो जो मांगे कर रहे हैं, विपक्ष बहुत आगे जा चुका है, आप बहुत पीछे हो। तो ये एक फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। क्योंकि राहुल गांधी अगर भागीदारी की बात कर रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी, और वो भागीदारी ब्यूरोक्रेसी में नज़र आनी चाहिए, वो हर जगह नज़र आनी चाहिए, तो आपको इन मांगों पर अपना जवाब देना पड़ेगा। आप उन चीज़ों पे मुंह नहीं खोल रहे, और ये देखना पड़ेगा कि जैसे ही इस तरह के कठिन प्रश्न आएंगे, जो इस देश की मौजूदा राजनीति में अब एक खास तौर पर जाति जनगणना शुरू हो गई ना जी, तो आप ये जो लोग वोट दे रहे हैं, जो अपने मोबाइल पे इंस्टाग्राम फॉलो कर रहे हैं, जब ये पार्टी स्पष्ट करेगी अपने इस विज़न को, तो क्या सारे लोग वहाँ पे ये लोग रहेंगे? और रहेंगे तो उनका एक वर्ग चरित्र, उनका एक जाति का भी वो स्पष्ट हो जाएगा। तो फ़र्क इस बार ये है कि ये आंदोलन विपक्ष की जहाँ तक पहुँचा दी है विपक्ष ने बात, उससे काफ़ी पीछे हमें नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ों पे लोकप्रिय ढंग से बात वो कर रहा है कि भाई अभी किसी विपक्षी दल ने ये नहीं कहा है कि यूएपीए के तहत सजा दे दो उनको, लेकिन सीईसी की बेईमानी पे तो लगातार बात हो रही है ना। अच्छा, देशद्रोह तो बता ही रहे हैं राहुल गांधी का भाषण, अगर आप सुनेंगे। राहुल गांधी ने सीधे इस देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को गद्दार कहा है। गद्दार संविधान के संदर्भ में, कि आपने संवैधानिक मूल्य और मान्यताएं जो है उनके साथ, संविधान के गद्दार हैं। हाँ, संविधान के गद्दार हैं। तो सीधे, क्योंकि संविधान के साथ, तो अब आप इतनी बड़ी बात अगर विपक्ष कह रहा है, विपक्ष के नेता कह रहे हैं, तो आप सिर्फ कुछ मतलब बीच की कुछ लोकप्रिय बात करके उसको प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है ये फ़र्क है इस बार के आंदोलन और इसके पहले हुए आंदोलन। फिर भी मैं इस बात को सैल्यूट करूंगा कि कम से कम दुनिया के सामने ये बात आई, जिसे मीडिया ने छुपा रखा था, जो ये सरकार सामने नहीं आने देना चाहती, और इसीलिए उन्होंने ट्विटर इसका ब्लॉक कर दिया, इस पार्टी का। क्यों ब्लॉक किया भाई? क्या दिक्कत है? आप कह रहे हो कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, आप सवाल का जवाब देते नहीं हो। लोग जब ट्विटर पे सवाल पूछ रहे हैं या अपनी बात कह रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको दिक्कत हो रही है। तो फिर लोकतंत्र है क्यों? मतलब लोकतंत्र का ये बोर्ड हटाओ यार, क्यों लगाए हो बोर्ड, लोकतंत्र का बोर्ड? सीधे कह दो कि आरएसएस का हिंदू राष्ट्र ऐसे ही है, इसमें सवाल करने की आज़ादी नहीं होगी, नौकरी मांगने की आज़ादी नहीं होगी, हर शहर मंदिर बनेंगे और उसी के सामने खड़े हो जाओ, वहीं भंडारा खाओ, कह दो, बात खत्म। लेकिन अगर विपक्ष अपनी लड़ाई को एक स्तर पे ले गया है, तो इससे आगे बढ़कर ही आप उनको पीछे कर सकते हैं। आप ये नहीं हो सकता है कि आप पीछे की कुछ मांगे करके उन्हें पीछे, मतलब घोषणा पत्र की जो मांगे दिखती हैं उसके हिसाब से तो समाहित हो सकते हैं, हाँ, साथ हो सकते हैं, बस। इसके अलावा किसी तरह का कॉन्टेस्ट या कंपटीशन तो फिलहाल नहीं दिखता है, क्योंकि ऐसी कोई बात वो कही नहीं रहे। अभी विपक्ष ज्यादा रेडिकल बातें कर रहा है। कम से कम राहुल गांधी के भाषण देखिए आप, एलओपी ज्यादा रेडिकल है, ज्यादा बड़ी मांग कर। अब आप कह रहे हैं कि लोग जुड़ के उन्हें, लोग इसलिए नहीं जुड़ रहे हैं कि राजनीतिक दलों के साथ जुड़ना बड़ी कीमत देता है। उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति तो बड़ी कीमत लेता है, हाँ, मतलब देना पड़ता है, सॉरी। तो वहां तो आपका घर टूट जाएगा जो स्थिति है। क्यों नहीं सड़कों पे आंदोलन हो रहे? ऐसा क्या है कि 2014 के पहले जिसका मन होता था दरी बिछा के माइक लगा के सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर देता था। जंतर मंतर से लेके और रामलीला मैदान से लेके, हर सिर्फ दिल्ली नहीं, हर जिले में इस तरह के माहौल थे, तमाम संगठन थे,
कहीं भी बैनर लगाया, माइक लगाया, बोलना शुरू हो गया। आज क्यों नहीं होता? इसलिए कि आज सबको पता है कि इसकी कीमत देनी पड़ेगी, आपकी नौकरी जाएगी, आपके घर पे बुलडोजर चल सकता है। अरे जब सीए वाला आंदोलन चल रहा था तो यूपी में एक पूर्व आईजी रहे हैं एसआर दारापुरी साहब, उनका पोस्टर मोदी सरकार ने लगा दिया जैसे कोई देशद्रोही हैं लोग। मतलब इन सब पे यूएपीए लगाने की बात हो रही थी। तो आज सड़क पे आंदोलन करना बेहद कठिन हो गया है। जो जब यूपीए सरकार थी मनमोहन सिंह के समय तक ये बहुत कॉमन चीज़ थी इस देश में, कोई नई बात नहीं थी। खुद भारतीय जनता पार्टी ने भी इन्हीं अवसरों का लाभ उठाया था और खूब अपने आंदोलन धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी साख बनाई थी। मोदी सरकार ये इजाज़त नहीं देती, या इनकी जितनी भी सरकारें, उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही बुरा हाल है। मतलब आप आंदोलन कर ही नहीं सकते, आपको एकदम इजाज़त लीजिए, ये करिए, कितने लोग रहेंगे, कहाँ से कहाँ जाएंगे। यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जब कोई आंदोलन का नारा देती हैं तो अपने दफ्तर से 10 कदम आगे नहीं बढ़ पाती, पुलिस वहीं लगा दी जाती। जबकि संगठित होकर अपनी आवाज़ उठाने का हक हमें संविधान देता है, अपने आक्रोश को व्यक्त करने का शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होकर प्रदर्शन करने का संविधान हमें अधिकार देता है, हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन ये सरकार या बीजेपी की सरकारें इसे भी देश के खिलाफ साजिश बता देती। तो फिर समस्या यह है कि फिर लोग कैसे जुड़े पार्टी, कैसे जुड़े, और इतनी बड़ी कीमत। ठीक है वो वोट देंगे या किसी खास दौर में, जैसे जब राहुल गांधी ने अपनी यात्रा निकाली, जब भारत जोड़ो यात्रा, तो लाखों लोग सड़क पे आए साथ, क्योंकि उन्हें पता था भाई सीधे बस चले जा रहे हैं, इस पे लाठी नहीं पड़नी। लेकिन ये लोग जो करोड़ों की तादाद में गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं, क्या इस सड़क पे आएंगे? इसके लिए ये देखने की बात है, क्योंकि आपको वहाँ पर तो समर्थन मिल जाता है। और वैसे देखें तो इस समय राहुल गांधी का भी इंस्टाग्राम या कांग्रेस का कई मामलों में मोदी जी से ज्यादा हो गया है। उनका कांग्रेस इससे पहले सबसे बड़ी पार्टी थी सीजेपी से। तो अगर आप इंस्टाग्राम को ही वो माने तो भाई कांग्रेस भी तो बीजेपी से ज्यादा हो गई थी, लेकिन चुनाव नहीं जीत पा रही थी ना, जिस तरह की स्थिति बना दी गई। सीजेपी ने या इन लोगों ने ये बात स्थापित की है कि भाई स्थिति इस सरकार ने काफी गंभीर कर दी है लोकतंत्र के लिए। और लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, सड़क पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कारण हैं जो आपने गिनवाए हैं। तो डिजिटल स्पेस मिलेगा तो वहां चले जाएंगे। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो सेंसिटाइजेशन या जो एक अवेयरनेस विपक्ष के कार्यक्रमों कहें या विपक्ष के भाषण कहें उन्होंने क्रिएट किया था, उसको एक जगह जब डिजिटल जगह पे मिल रही है तो वो लोग वहां पर इकट्ठा हो। आपको किसी पार्टी के साथ होने का डर भी नहीं है। कहते ना, अरे भाई तुम तो विपक्ष से जुड़े हो, तुम तो कहोगे ही, ये जो हमला होता है। क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं सर, क्योंकि जब डिटेलिंग में आप मैनिफेस्टो में घुसेंगे तो बहुत सारी आइडियोलॉजी आपको क्लियर करनी पड़ेगी, स्पष्ट करना पड़ेगा, अपनी एक बाउंड्री तय करनी पड़ेगी। और उस बाउंड्री में ये 21.8 मिलियन लोग जो हैं थोड़े कम हो सकते हैं। थोड़े कम नहीं, बहुत कम हो सकते हैं, क्योंकि फिर आपको स्पष्ट होना पड़ेगा। या तो सारे लोग, आपकी पोजीशन क्या है जी, है ना, चाहे रिजर्वेशन का सवाल हो, इकोनॉमिक पॉलिसीज का सवाल हो, तमाम सवालों पर आपको चीजें स्पष्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है ना। अब आप सिर्फ 50% महिलाओं को आरक्षण देंगे, इससे नहीं काम चलेगा। आपको बताना पड़ेगा कि आप दलितों, पिछड़ों या वंचित जाति की महिलाओं को इसके अंदर रिजर्वेशन देगी नहीं। जैसे ही आप इस पे स्टैंड लेंगे, इधर या उधर, ये सारे लोग जो अभी सिर्फ इसलिए साथ हैं कि उन्हें अच्छा लग रहा है कि हमें क्योंकि खतबदाहट है, जो आप कह रहे हैं, है, तो उन्हें भी एक पोजीशन लेनी पड़ेगी। मतलब टिल द टाइम इट रिमेन्स एज अ प्लेटफॉर्म जहां पर एक्सप्रेस किया जा सके, तब तक बहुत शानदार है। लेकिन अगर पार्टी की तरीके से स्ट्रक्चरिंग होती है तो दिक्कतें शायद आ सकती हैं। अच्छा, अर्पित शर्मा हैं, इसी से जुड़े हुए ही लगते हैं मुझे तो, क्योंकि भाई 3 लोगों को फॉलो कर रहा है इंस्टाग्राम अकाउंट इसका, उसमें एक अर्पित भी, और अर्पित बाकायदा बात भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि हमारा फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन क्या है। और फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन को बताते हुए अर्पित ने कहा कि एक पिटीशन हम लोग चालू कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए। 5,75,000 के आसपास साइन किए जा चुके हैं। तो इस तरह की मांगें और बढ़ सकती हैं क्या? इस तरह के मांगों का कितना महत्व होता है? बिल्कुल महत्व है। और मैं अगर गलत नहीं हूं तो राहुल गांधी ने तो ये मांग पहले दिन से की, सैक प्रधान। तो प्रधान को हटना, और किसी लोकतंत्र में आप देखिए यूपीए शासन में जब भी कोई आरोप लगता था, हालांकि आज उसमें से बहुत से आरोप गलत साबित हो गए हैं, मंत्री का इस्तीफा हो जाता था। एक तरफ से हर चौथे दिन, 5वें दिन एक मंत्री का विकेट गिरता था। लेकिन इस सरकार ने आते ही कह दिया, राजनाथ सिंह का बड़ा मशहूर बयान है कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, है ना। तो अब प्रधान जी जो भी करें, वो अगर इस्तीफे नहीं होते हैं तो लोगों ने एक मुद्दा बनाया कि भाई 2 इस्तीफा। अभी एक सुरक्षित
तरह की मांग भी है, पिटीशन में आप साइन कर दीजिए, हम भी कर देंगे। आप जैसा हस्ताक्षर अभियान चलता है, हस्ताक्षर अभियान है। लेकिन क्या सड़क पर उतर के प्रधान के इस्तीफे के लिए बीजेपी कार्यालय या संसद को घेरने की बात हो सकती है, जैसा कि उस समय हुआ था अन्ना आंदोलन के समय? उसी के बीच निर्भया का मुद्दा आया था, मुझे याद है, लोग राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए थे प्रदर्शन कर। अब आप जब घेरने की बात कर रहे हैं प्रधान के घर को, तो एनएसयूआई के कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे और वो प्रोटेस्ट भी हुआ, आंदोलन भी हुआ। तो एक तरीके से देखें कि सैक प्रधान हैशटैग राहुल गांधी भी यूज़ कर रहे हैं, चला रही है कांग्रेस। एनएसयूआई अलग अलग राज्यों में आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी उसका पिटीशन डाल रही है। तो विपक्ष का एक्सटेंशन होता हुआ तो नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि आप पीछे हैं ना, बेचारे तो लाठी खा रहे हैं प्रदर्शन करने वाले एनएसयूआई के लड़के। या महंगाई के, मैंने देखे महंगाई के मुद्दे पे कांग्रेस का देश के लगभग हर राज्य में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन मीडिया में गायब है। मीडिया में चर्चा है कॉकरोच जनता पार्टी की, ठीक है, अच्छी बात। लेकिन अब जब लोग सड़क पे उतर के प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो आप पिटीशन फाइल करेंगे, तो ये आपका कार्यक्रम है, लेकिन ये कार्यक्रम थोड़ा पीछे का है ना। आपको तो और आगे बढ़ के, अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा इसमें धार आए, तब तो आपको और कोई बड़ा प्रोग्राम देना, एक्सटेंशन भी तो मान सकते हैं ना कि चलो विपक्ष का स्पेस का एक्सटेंशन। ठीक बात है, उसमें मैंने कहा ना कि सबको अधिकार है, इनको पूरा अधिकार है अपनी पार्टी बनाए, किसी को भी है। नौजवानों को, अगर नौजवानों को लगता है कि इस देश की सारी पार्टी बेकार है और हम ही एक अच्छी पार्टी बना सकते हैं, तो बनाए। पर इतिहास हमें बताता है कि ऐसे आंदोलनों का, ऐसे उसका क्या अंत हुआ है। एक असम गण परिषद का आंदोलन हुआ था 80s में, तो वो तो सीधे वहां से उठे अपने हॉस्टल से, सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ गए। उस समय प्रफुल्ल महंता मुख्यमंत्री बने, भृगु फूकन गृह मंत्री बने। ये सब असम का जो ये आंदोलन था, छात्र आंदोलन, उसके नेता थे सब। और सीधे तो ऐसे भी हुए, लेकिन वो गायब हो गई पार्टी। तो इस तरह होता रहता है। अगर आपके पास कोई लंबा विजन नहीं है, कोई दूर तक आप नहीं सोचते हैं, और पूरे समाज की जटिलताओं पर आपकी नज़र नहीं है, तो फिर आप एक मतलब ठीक है, एक बुलबुला है, आपको भी अधिकार है पूरा। चलिए, कम से कम ये है कि जो देश के युवा हैं, जो त्रस्त हैं पेपर लीक से, 22-23 लाख युवाओं का भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ उन्हें दिखता है, जो त्रस्त और हैं। मीडिया वाली बात भी इंपॉर्टेंट है कि मीडिया की जो साख है वो कितनी नीचे गिर गई है कि ये लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि इनके जो गोदी मीडिया के एंकर्स हैं, उनका बैंक अकाउंट भी चेक किया जाए, और या अडानी अंबानी जैसे उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। लेकिन इतना कहने से फिर काम नहीं चलेगा, आपको फिर जो क्रॉस मीडिया होल्डिंग है उस पर बात करनी पड़ेगी। ट्राई का बहुत पुराना एक वो है, सिफारिश है कि इन पूंजीपतियों को सब कुछ इनके हाथ में नहीं होना चाहिए। अगर आप पास टीवी चैनल है तो अखबार नहीं होना चाहिए, फिर आप डिजिटल में भी हैं, अखबार में भी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके पास है, सब है, तो आप सीधे सीधे आपकी जो मोनोपोली है वो ले जाके लोगों के विचारों को नियंत्रित करती है। फिर आप किसी एक पार्टी के साथ या सत्ता के साथ आमतौर पर जुड़ गए और आप फिर उसके लिए काम करते हैं, जिस देश में मीडिया कर रहा है। तो फिर आपको आगे बढ़ के बताना पड़ेगा कि वैकल्पिक तरीका क्या है। इसलिए मैंने कहा क्रॉस मीडिया होल्डिंग जो है उस पर सवाल उठाना पड़ेगा। तो एक बड़ी लड़ाई है ये। सिर्फ कुछ लोगों को सजा देना, ये सुनने में अच्छा लगता है, किसी का बैंक अकाउंट जांच लेना, आप जांच लीजिए, वो सब कुछ व्हाइट में है, उनका सब कागज जो है व्हाइट में है, क्या कर लेंगे आप? नियम के तहत सब कुछ हो रहा है। जैसे इस देश में जब प्रधानमंत्री वो क्या है, पीएम केयर्स, जब वो उन्होंने कह दिया कि आरटीआई से बाहर है, तो आप क्या कर लेंगे? कानून ही बना दिया, आरटीआई से बाहर है। पीएम के नाम पे आपने पैसा लिया और तमाम बड़ी बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से, उधर तमाम जगह से, लेकिन कल अगर मोदी जी सरकार में नहीं रहेंगे तो भी वो पैसा उनके पास रहेगा, क्योंकि वो निजी फंड आपने बना दिया। तो कानून के जरिए इस देश को लूटने की पूरी स्थिति, अडानी जो कर रहे हैं कोई गैर कानूनी काम थोड़ी कर रहे हैं, वो कानून के जरिए इस देश को लूटा जा रहा है। कानून के जरिए इस देश के पूंजीपतियों का 14-15 लाख करोड़ माफ कर दिया जाता है। सब कुछ कानून के जरिए हो रहा है ना, गैर कानूनी कुछ भी नहीं है। अरे इस देश को गुलाम भी कानून के जरिए बनाया गया था। राइट। जो इस देश में गुलामी आई थी वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको भी एक कानून के जरिए ही बनाया। तो इस देश में कानून होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, कानून के साथ साथ इंसाफ होना भी महत्वपूर्ण है ना। तो कानून और इंसाफ का हमें फर्क, और कानून का पालन करने वाले लोगों की नीयत बहुत महत्वपूर्ण है। कानून कैसा है? कानून तो रॉलेट एक्ट भी था जी, कि आपको बोलने की आजादी नहीं है, सीधे जेल जाएंगे। वैसे ही आज आप और भी कानून बना सकते हैं। कानून तो केवल संसद में बहुमत से आप पास कर सकते हैं ना, लेकिन वो इंसाफ करता है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र इंसाफ के लिए होता है।
कानून के लिए नहीं होता केवल। तो कॉकरोच जनता पार्टी पे बातचीत चलते चलते जनता पार्टी की भी बात हो गई और पूरा किस तरीके से राजनीति बदलती है, किस तरीके से आंदोलन खड़े होते हैं, उन आंदोलन की परिणति क्या होती है अगर वो पार्टियों में तब्दील होते हैं, उन सब मुद्दों पे हमने कोशिश की बातचीत करने की। एक निष्कर्ष ये ज़रूर निकलता है कि फिलहाल वो युवा जो त्रस्त हैं व्यवस्था से और सत्ता से, जो उस व्यवस्था का संचालन करती है, उनको एक प्लेटफॉर्म और मिला है अपनी बातों को जाहिर करने का, आगे रखने का, अभिव्यक्त करने का अपने आप को। तो मुझे लगता है इन 4 लाइंस के साथ खत्म की जा सकती है सर कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव इस नदी जर्जर की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है। और लो ये चिंगारी भी हमको मिल गई है दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। अब तेल से भीगी हुई बाती किन लोगों के कारण है वो आपको बताना है, आपको ये होमवर्क हम दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए, अच्छी लगी हो तो शेयर भी करिएगा और शुक्रिया पंकज जी आपका भी चर्चा करने के लिए, धन्यवाद।